नमस्कार। आइए हम आज पुनः बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में कथा भारती पुस्तक की जो कहानी पाजेब है उसके लेखक जैनेन्द्र कुमार का वर्णन करते हैं और हम समझते हैं कि इस कहानी में तथ्यों के आधार पर किस प्रकार से एक सुंदर लेखन किया गया है। सबसे सर्वप्रथम हम देखते हैं जैनेन्द्र कुमार के जो उनकी कहानी कला है उसके संबंध में। असल में प्रेमचंद के पश्चात हिंदी कहानी साहित्य में संक्रांति युग लाने का श्रेय और मनोवैज्ञानिक स्पर्श देने का श्रेय जैनेन्द्र को दिया जा सकता है। इनकी कहानी कला के विषय में डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद का मत है कि नवीन पद्धति के कहानी लेखकों में श्री जैनेन्द्र कुमार का स्थान बहुत ऊपर है। इनकी रचनाओं में जीवन की अनुभूतियाँ, विचार, वितर्क और दार्शनिक तथ्यवाद की खूबी दिखाई पड़ती है। भाषा भी तदनुरूप कहीं गतिशील, सरल और व्यवहारिक है और कहीं उलझी, रुक्ष और विचार प्रधान है। वाक्य विन्यास में हिंदी को मूल प्रकृति से भिन्न, उलटफेर शब्द योजना से अधिक अंग्रेजीपन और विचार चिंतन में तर्क का सहारा प्रमुख रहता है। इन विशेषताओं का उनका अपनापन ही मानना चाहिए, दोष का विषय नहीं है। तो कई समीक्षकों ने जैनेन्द्र की कहानी की समीक्षा की है। जो नई कहानी का एक नया रूप जैनेन्द्र जी ने अपनी कहानी में स्थापित किया था। इनका जो आदर्शवादी स्वरूप है वह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के साथ इनकी साहित्य में उभर कर आया है। जैनेन्द्र की कहानी कला में जो मूल रूप से विशेषताएं हमारा ध्यान आकर्षित करती है उनमें से कुछ हम यहाँ देखते हैं। कहानियों का प्रतिपाद्य। प्रेम और अहिंसा का भाव जैनेन्द्र की कहानियों का प्रतिपाद्य है। उनकी दृष्टि में प्रेम एक वैयक्तिक मूल्य और विवाह एक सामाजिक धारणा है। वैयक्तिक मूल्य के लिए वे सामाजिक बंधन शिथिल करने के सलाह देते हैं। वे समाज का टूटना नहीं, उसमें व्यक्ति के लिए आत्मपीड़न की सीमा तक समझौता श्रेयस्कर मानते हैं। प्रसाद जी की तरह इनकी कहानियों में भी एक अंतर्द्वंद है, किंतु इसका आधार मूल्यगत नहीं, सहज मानवीय प्रवृत्तियां हैं। प्रस्तुत जो कहानी पाजेब है इसके अंदर भी हम यही इनका प्रतिपाद्य देखते हैं कि एक बाल मनोविज्ञान किस प्रकार से अपने माता पिता के भय से एक झूठ को गढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो भयभीत है कि माताजी पिताजी पता नहीं सच बोलने पर क्या कहेंगे। तो ये जो एक बच्चे का अंतर्द्वंद है वो इन्होंने इसके अंदर दिखाया है और ये कितने स्वाभाविक रूप से अन्य किसी कहानी के अंदर हमने ऐसा नहीं देखा कहीं अंतर्द्वंद। एक सुंदर रूप में उन्होंने इस प्रतिपाद्य को व्यक्त किया है कि बाल सुलभ जो चेतना जो सत्य के प्रति कितनी स्पष्ट होती है, लेकिन वह भी झूठ बोलकर अपने आप का बचाव करती है। तो ये एक सुंदर रूप इन्होंने इस कहानी के अंदर दिखाया है। दार्शनिकता भी जैनेन्द्र जी की कहानियों का मूलाधार है और इन्हीं के जो व्यापक धरातल है उस पर उन्होंने अपनी कहानियों की सृष्टि की है। बहुत सारी कहानियाँ हमने इसी के ऊपर देखी है, दार्शनिकता पर। जैसे एक रात है, जय संधि है ना, पत्नी कहानी है इनकी, और ये बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन प्रस्तुत कहानी में दार्शनिकता का पुट तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही सरल सा पारिवारिक चित्र इन्होंने इस कहानी के अंदर उभारा है, जिसमें उसके पिता के द्वारा कई बार दार्शनिक बातें कहते हुए भी हमें दिखाई देता है कि जब वो कहते हैं कि बालक को किसी प्रकार से प्यार से समझाना चाहिए, उसे डांटना पीटना नहीं चाहिए, वो प्रेम से कहने पर अपनी सारी बातें बता देता है। तो ये छोटे बच्चे का जो रूप उन्होंने इसके अंदर दिया है वह बहुत ही सुंदर रूप में हमें यहाँ दिखाई देता है। तो जब तीसरा हम देखें इनकी कहानी की विशेषताओं में चरित्र विधान। दार्शनिक धरातल की कहानियों में कथानक निर्माण में बहुत कम कला है, क्योंकि इनका कथा विधान प्राचीन शैली की वार्ता, कथा दृष्टांत आदि के प्रकाश से निर्मित हुआ है। लेकिन इन कहानियों में
जैनेन्द्र की कला का वास्तविक जो है वो वास्तविकता स्पष्ट हुई है। उनके चरित्र निर्माण, चरित्र चित्रण और उनके व्यक्तित्व प्रतिष्ठा में आश्चर्यजनक शिल्प कौशल का परिचय मिलता है। प्रस्तुत पाजेब जो कहानी है इसके अंदर भी हम इस शिल्प कौशल का ही विधान देखते हैं कि किस प्रकार से पिता अपने पुत्र को जो उसकी पाजेब के क्रम में कि वो अपनी बहन की जो पाजेब गुम जाती है और उसका मन ही मन आरोप वो उस पुत्र पर लगा देते हैं, लेकिन पुत्र इससे बहुत दूर है। वो नहीं चाहता कि इस प्रकार का उसका वो उस पर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन मूढ़ मन एकदम पागल भोला सा बचपन जो है वो किस प्रकार से अपने निर्माण कर लेता है सत्य का, और वो इसके अंदर इन्होंने यहाँ बताया है। यद्यपि हम देखें यहाँ का जो चरित्र निर्माण है उसके अंदर कल्पना तत्व है, फिर भी इन्होंने अपने कई चरित्रों को जो है वो ऐतिहासिक, लौकिक, पौराणिक, आध्यात्मिक भी लिए हैं, लेकिन ये जो प्रस्तुत कहानी है पाजे वो एक पारिवारिक कहानी के रूप में इन्होंने दिखाई है, जिसमें एक बाल सुलभ मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है। व्यक्तित्व का विश्लेषण चौथा हम देखें, व्यापक रूप से जैनेन्द्र ने समस्त चरित्रों में अपने अपने ढंग से व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की है। विशिष्ट चरित्रों में यह और व्यक्तित्व विश्लेषण मुख्यतः 4 साधनों से प्राप्त होता है। एक पहला आत्मविश्लेषण, दूसरा मानसिक ऊहापोह, तीसरा अवचेतन विज्ञप्ति और चौथा संकेत कार्य। तो जैनेन्द्र जी की कहानियों में निर्माण शैली अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने मनोविज्ञान और दर्शन के विभिन्न स्तरों और धरातलों से अपनी कहानियों को लिखा है। तो प्रस्तुत कहानी जो ये पाजेब है उसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि ये आत्मविश्लेषण के रूप में कि वो अपने आप ही बालक के ऊपर खुद ही दोष लगा के और उससे दूर रहकर उस बच्चे को, कि बच्चा तो निरीह है, उस पर कुछ भी लगा दीजिए, और उन्होंने उस पर लगा दिया। अब बच्चे के ऊहापोह देखिए, उसके चेहरे में वो रूठा हुआ है, सूजा हुआ है, उसके चेहरा नहीं जाना चाहता। वो दुकानदार के पास, पतंग वाला जो है उसके पास भी बार बार कहने के बाद नहीं जाना चाहता। छन्नू जो उसका मित्र है उसको कहते हैं जा तू लेकर आ, तो वहाँ भी नहीं जाना चाहता। तो उसके नहीं जाने के कारण को तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, और वो भी बेचारा निहार जो बालक है आशुतोष, वह भी उसे स्वीकार कर लेता है। तो एक सुंदर सी कहानी का सृजन इस कहानी में लेखक ने किया है। अगला हम देखते हैं दर्शन और शिल्प। शिल्प विधि की दृष्टि से दर्शनगत कहानियाँ जिनमें धर्म भी है, शिक्षा, नीति, आदर्श की प्रतिष्ठा हुई है, साधारण कहानियों के शिल्प में साधारण कहानियाँ जो लिखी जाती है उससे ये दूर है। स्पष्ट रूप से दृष्टांत और कथा के जो तत्व इसके अंदर आ गया है वह लंबे छोटे छोटे से संवाद लेखक ने इसके अंदर किया है ना। तो वह छोटे छोटे से संवाद है ना, जिसके अंदर जैसे कि बताओ खर्च कर दिया अभी, उसने कहा, जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं भी कहा, क्योंकि वो तो था ही नहीं उसके अंदर। कभी वो कहता है तुम्हें मालूम नहीं, कहते हाँ बेटा मालूम है ना, हाँ पतंग वाले ने पैसे छन्नू से लिए थे ना, हाँ तुमने क्यों नहीं लिए, वह चुप। 5 इकन्नी थी या दुअन्नी और पैसे भी थे, वह चुप। बतलाते क्यों नहीं, चुप। इकन्नी कितनी थी, चुप। 2, बाकी पैसे, हाँ। झूठ मूठ में कहता चला गया, क्या करे। एक बहुत ही निरीह सी कहानी है। एक तरह से हम देखें तो यहाँ पर एक जो शिल्प का सौंदर्य देखें कि लेखक उस पारिवारिक जुल्म को एक निरीह बालक जो सहन कर रहा है, एक प्रकार से ये जुल्म ही हुआ। जो बच्चा समझ ही नहीं रहा है, उसको प्यार भी बहुत कर रहे, जुल्म भी नहीं कह सकते, प्यार भी बहुत कर रहे हैं पिताजी, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर जकड़ता चला जाता है अपने ही बनाए झूठ के अंदर। बहुत ही सुंदर सी कहानी इसके अंदर लिखी है, जो सूक्ष्म मनोविज्ञान जो दिया है इसका बहुत सुंदर वर्णन लेखक ने अपनी कहानियों में किया है, सभी कहानियों में किया है, लेकिन प्रस्तुत जो हमारे सामने ये कहानी है उसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने सूक्ष्म मनोविज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन किया। बालक का मन, साथ ही पिताजी का मन और माताजी का क्रोध, और माताजी और पिताजी के आपस के संवाद, जाओ आप ढूंढ कर लाओ, आपने ही नौकरों को सिर पर चढ़ा रखा है। तो एकदम स्वाभाविक संवादों का सृजन इस कहानी में हुआ है। जैनेन्द्र की कहानियों की रूप शैली अनेक प्रकार की हो गई है, जैसे प्रत्रात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, संवाद शैली, बहुत सारी शैलियों में इन्होंने कहानी लिखी है। लेकिन यहाँ पर
इनकी जो बहुत छोटे छोटे वाक्यों में संवादात्मक शैली इसमें लिखी है ना, केंद्रीय और कलात्मक गुंफन इसके अंदर दिया है। बहुत सुंदर तरीके से इस कहानी को इन्होंने लिखा है। हम नवीन शिल्प का इन्होंने प्रारंभ किया है। जो कहानी है इनकी एक सुंदर शिल्प के ऊपर लिखी हुई है, जिसके अंदर सूक्ष्म मनोविज्ञान का विश्लेषण इन्होंने किया है। सामान्य मनोविज्ञान की कहानियाँ, या हम कहें कि कहानी के अंदर बाल सुलभ मनोविज्ञान भी इन्होंने बहुत सुंदर से इस पाजेब कहानी के अंदर विश्लेषित किया है। जैनेन्द्र ने अपनी कई कहानियों के अंदर शुद्ध प्रेम को भी एक वर्णन किया है। अनेक ग्रंथियाँ, मूलवृत्तियाँ जो इन्होंने लिखी है वे परंपरागत सामाजिक मूल्यों का विरोध भी करती हुई दिखाई देती है। उनकी मान्यता है कि वे मूल्य व्यक्ति विकास के लिए बाधक हैं, जिनमें परिवर्तन अवश्य लाना चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन यापन का सुअवसर मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकेगा। इससे उसकी आत्मा का हनन तो होगा ही, साथ ही नियमानुसार चोरी, अपराध, पाप और कुकृत्यों को भी ग्रहण करने लगेगा। यही हमने इस कहानी में भी देखा पाजेब के अंदर, है ना। न चाहते हुए भी वह चोरी को कबूल कर लेता है, लेकिन उसके अंदर तो है ही नहीं वह, है ना। इसी प्रकार अनैतिकता को इसमें एक जो है वह आरोप के रूप में लेखक ने व्यक्त किया है। और शिल्प जैनेन्द्र का अद्भुत प्रयोग है। उन्होंने परंपरागत शिल्प को तोड़कर अपनी कहानियों को नूतन शिल्प विधि पर अधिष्ठित किया है। बहुत ही सुंदर कहानी इनकी ये बन पड़ी है जो प्रस्तुत पाजेब कहानी है। और इस कहानी को हम यदि देखें तो कथानक के रूप में एक बालक है, एक बच्ची है जिसके पायल लेकर आई बुआ, और वह एक पायल जो है वो गायब हो गई। माँ ने जो है उसका आरोप नौकर पर लगाया, लेकिन नौकर ने मना कर दिया और वो अपने छोटे बच्चे पर ही उसका आरोप लगा देते हैं। और वो कहते हैं पायल कहाँ दी? उसने कह दिया वो कल पतंग मांग रहा था ना, इसलिए शायद ले गया। कल पतंग और डोर नहीं लाया है। कहाँ से लाया? तो उसने कहा छन्नू के साथ लाया। छन्नू उनका मित्र है। और इस प्रकार से वह बालक जो है माता पिता के भय से छन्नू पर आरोप लगा देता है कि मैंने उसको दे दिए बचे हुए पैसे, मैंने उसको पायल को तो मैंने बेच दिया पतंग वाले को, और बचे हुए पैसे मैंने और छन्नू ने बांट लिए और छन्नू को दे दिए। छन्नू भी बेचारा निर्दोष, और वह भी अकारण मार खा लेता है उसकी माता का। और साथ ही वह एक चर्चा जो पड़ोस के अंदर बन जाती है ना, बिना कारण कोई चोर सिद्ध हो जाए और माँ किस प्रकार से विचलित हो जाती है अपनों को इस प्रकार से चोर पाते हुए। तो इतना सुंदर सा कथानक, छोटा संक्षिप्त, और अंत में वह पायल मिलती है बुआ के बैग में। सब सन्ने रह जाते हैं, एकदम चरम पर जाकर लेखक उस कहानी को समाप्त करते हैं। इसके पात्र, क्योंकि जैनेन्द्र की विशेषता है इनकी कहानियों में ज़्यादा पात्र नहीं होते, बहुत संक्षिप्त पात्र, बहुत कम पात्र। और उन्होंने इसमें भी इसी प्रकार से माताजी, पिताजी और एक बच्चा, 2 बच्चे, एक भुआ है। इसकी भाषा बहुत सटीक और एकदम गतिशील भाषा है। बहुत सुंदर बोलचाल की भाषा का इसमें वर्णन किया हुआ है। देखते ही देखते इनके जो छोटे छोटे से संवाद है वो कहानी को तीव्र गति से गतिशील बनाकर आगे तक ले जाते हैं और चरम पर पहुंचाकर एकदम समाप्त कर देते हैं। पारिवारिक परिवेश है और मूल संवेदना एक बालक की पीड़ा है। यदि इस कहानी को देखें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से अनायास ही एक भोले बालक पर माता पिता अपना जो है, किस प्रकार से हम इसे जुल्म कहें या क्या कहें, क्योंकि जुल्म भी नहीं, प्रेम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम बाल मनोविज्ञान के आधार पर, और यह होता भी है परिवार के अंदर, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो हैं वो झूठ ही अपने आक्रोश का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ भी आशुतोष झूठे आक्रोश का कारण बन जाता है, और जब पायल मिल जाती है सब सन्न रह जाते हैं। तो एक सुंदर सी कथा का जो पाजेब कहानी के माध्यम से लेखक ने वर्णन किया है। लेखक ने इस कहानी को रचा है और यह हिंदी की, हमने अक्सर युवा मन का या वृद्ध मन के बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, लेकिन बाल सुलभ मन की ये एक सुंदर कहानी हम इस पाजेब कहानी को पाते हैं। इसका शिल्प, भाषा और परिवेश कथानक की दृष्टि से श्रेष्ठ है, और इसीलिए इसकी संवेदना हमारे मन को छूती हुई गुजर जाती है। तो बहुत सुंदर कहानी है। धन्यवाद।